जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम मेरा ख्याल है स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने बात कर रही थी केमिकल बॉन्डिंग जो है वो हमने स्टार्ट की थी, और उसमें आयनिक बॉन्डिंग जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी हमने आयनिक बॉन्डिंग को डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्डिंग क्या है, और मतलब बेसिक जो आप कह लें कि किस तरह से आयंस जो है वो कंबाइन होंगे, हाउ आयंस विल कंबाइन विद ईच अदर, तो वो सिंपल जो है वो हमने बात की थी। ये थोड़ा सा लास्ट टाइम का हम देख लें। ठीक है, तो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान अट्रैक्शन। ठीक है, कैसे होगा पॉजिटिव आयन, कैसे बनेगा व्हेन मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन, एंड देन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज लैटिस एनर्जी। ठीक है, और आपके पास आयनिक कंपाउंड बनेगा। नाउ द लास्ट थिंग जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, और हमने ये कहा था कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को हमने डिस्कस किया था। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है जी, कि मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ब्रेक करना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी, बट जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बेंड नहीं होंगे बल्कि ब्रेक हो जाएंगे, दे गेट शैटर्ड। ठीक है, तो हार्ड बट ब्रिटल। नेक्स्ट थिंग जो हमने बात की थी दैट इज़ के ये जस्ट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवाई थी। ठीक है, इनको हम एक्सप्लेन थोड़ा सा आज करेंगे कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स की वाटर सॉल्युबिलिटी जो है ये किसको एक पर डिपेंड कर रही होती है। इवन वी से कि आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, तो लेट्स से कि सपोज हम कह रहे हैं कि जी ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, लेट्स से NaCl है। ठीक है, सपोज इफ दिस इज़ अ बीकर और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मौजूद हैं, और आप जब NaCl ऐड करते हैं तो होता क्या है, यानी सपोज इफ दिस इज NaCl और NaCl को जब वाटर में ऐड किया जाए, ठीक है जी, नाउ लेट्स से कि ये, ठीक है, नाउ इफ इट इज वाटर, तो जब आप NaCl को पानी में ऐड करते हैं तो NaCl व्हेन एडेड इन वाटर मॉलिक्यूल, वी नो के वाटर इज इटसेल्फ पोलर। ठीक है, H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल। H2O itself is polar. So when NaCl entered in water, जब आप NaCl को वाटर में एंटर करते हैं तो होता क्या है कि जो वाटर का, यानी आप कह लें कि जो पार्शल नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, दैट ये आपने चीज़ पढ़ी हुई है कि जो वाटर का पार्शल नेगेटिव पार्ट होगा दैट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो लेट्स से कि ये वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन, दिस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस सोडियम आयन। ठीक है, यहाँ पे ये अट्रैक्शंस जो हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। फिर जो पॉजिटिव पार्ट है ये क्लोराइड को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑल्दो कैटाइन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शंस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ये जहन में रहे यार, मतलब ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी कि दी अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन्स and water molecules, the attraction between cations and water molecules are more stronger. ठीक है, कैटाइन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो लेट्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर इसी तरीके से एक और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है जिसका नेगेटिव पार्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका कि द वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट सराउंडिंग द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉल्वेशन कहलाता है। दिस इज नोन एज सॉल्वेशन। ठीक है, तो सॉल्वेशन क्या है, सॉल्वेशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट इज सॉल्वेशन। तो अगर हम सॉल्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज सॉल्वेशन, तो हम ये कहते हैं कि दी सराउंडिंग of solvent, the surrounding of solute by the solvent molecules, by the
solvent molecules. ठीक है जी, तो सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूट बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज सॉल्वेशन. एंड इन केस इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर है देन वी कॉल इट हाइड्रेशन. ठीक है, तो इफ द सॉल्वेंट इज water, then it is called hydration. ठीक है जी, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो फिर आप इसको क्या नाम देंगे, हाइड्रेशन का नाम देंगे, देन इट इज हाइड्रेशन. ठीक है, तो अब मतलब यहाँ पे कितनी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तो ये Na+ और Cl- के दरमियान इंटरेक्शन है, जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, ये लैटिस एंथैल्पी है. फिर वाटर मॉलिक्यूल्स जो आप कह लें कि आयनिक कंपाउंड के आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है यानी द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, या आप कह लें कि द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दीज आयंस, तो ये जो अट्रैक्शन है इसको आप किस एनर्जी चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. तो अब अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है लैटिस एंथैल्पी से, तो दैट मीन्स ये आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा. यानी अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन आयंस के लिए ज़्यादा होगी तो ये आयंस को खींच के ले जाएंगे और आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा एंड वी से कि जी इट इज़ वाटर सॉल्युबल. ठीक है, बट अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो देन फिर ये ब्रेक इसके होने के चांसेस कम है. जैसे लेट से हम कहते हैं कि जी फॉर सिल्वर क्लोराइड AgCl के लिए जो लैटिस एंथैल्पी होगी, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इज वेरी इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, आप कह लें कि पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी में कोई बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप इतना ईजिली वाटर में ब्रेक नहीं कर वाटर में डिजॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर होगी सबको कि लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्या है. तो जब हम ये कहते हैं कि जी वाटर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉरी आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये सिंपली किस तरह से डिजॉल्व हो रहे हैं वो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि जब आयनिक कंपाउंड को हम पानी में ऐड करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आयनिक कंपाउंड को सराउंड कर लेते हैं, आयंस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. अब अगर वाटर की अट्रैक्शन आयंस के लिए स्ट्रांग होगी तो जो आयनिक कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाएगा, दैट विल गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है जी, क्लियर है ये बात, ये पॉइंट क्लियर है सबको बेटा? सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ये पॉइंट सबको क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, तो ये हमने बात कर ली सॉल्युबिलिटी की. नेक्स्ट थिंग इज कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ ये तो आप सबको मालूम है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. ठीक है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज. तो बस जस्ट ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज. ठीक है जी, सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज आयंस जो है वो फिक्स्ड होते हैं, बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज. ठीक है, तो लिक्विड फेज इट कुड बी आइदर मोल्टन और एक्वस. ठीक है, तो ये आप सबको मालूम. नाउ बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी व्हाट डू वी कॉल आयनिक कंपाउंड्स. इस बेस के ऊपर, इस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं? दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज. तो मोल्टन नहीं, लिक्विड फेज में मोल्टन और एक्वस आ गए. मैं आपसे ये बात करूँ कि इस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं? दैट आयनिक कंपाउंड्स आर, इट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स आर, फिल इन द ब्लैंक. क्या टर्म आएगी? इलेक्ट्रोलाइट्स. यस, इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज बट नॉट इन सॉलिड फेज. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड फेज में करंट पास करे, सॉलिड फेज में करंट पास ना करे, तो ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स आर
इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये सिंपल ध्यान में रहे कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, दैट दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते थे, दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, दे डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। रीजन इज आइसोमेरिज्म तो आप सबको मालूम है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, सेम molecular formula, we will discuss it in detail in organic molecular formula in, but same molecular formula but different arrangement of atoms in space। ठीक है जी, तो when we say कि they do not exhibit isomerism, that means कि they are नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको जो ध्यान में रखनी है, थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन वी से कि सम मॉलिक्यूल और सम कंपाउंड इज सम कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, दैट मीन्स इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है जी, ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको बेटा? What is a non-directional bond? जी, can anyone explain what is a non-directional bond? जी बेटा, ठीक है जी, तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स जो हैं, यानी हम ये कहते हैं, पहली चीज़ तो ध्यान में रहे कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। अब लेट्स से कि Na प्लस है, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज Na प्लस। अब Na प्लस क्या है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक स्फेरिकल चार्ज के तौर पे आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम ये बात करते हैं कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इट बिकम्स Na प्लस। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इट बिकम्स Cl माइनस। ठीक है, अब सोडियम आयन जो है ये क्या है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सोडियम आयन जो है ये क्या कहलाएगा, इट इज अ पॉइंट चार्ज एंड दे हैव स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, ये जो आपका सोडियम आयन है इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, विच मीन्स के it can attract oppositely charged ions from any direction in space। ठीक है, it has a spherical symmetry, it is a point charge। तो इसका मतलब क्या हो गया कि it can attract the oppositely charged ions, the oppositely charged ions from any direction in space, from any direction in space। ठीक है जी, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल है, तो ये मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे आयन के ऊपर, तो ये स्पेस में किसी भी तरफ से जो है वो आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि इन अ सोडियम आयन, ये आगे हम सॉलिड फेजेस में जब पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे कि एक सोडियम आयन के सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयंस जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द नेगेटिव आयंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये आप यूँ समझ लें कि जैसे मतलब इसकी आप ज़्यादा एग्जांपल बेहतर यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे लेट से कि आपने एक मैग्नेट जो है वो रखा, सपोज इफ दिस इज़ अ मैग्नेट। ठीक है, हमने एक मैग्नेट जो है वो रख दिया और इसके चारों तरफ जो है वो लेट से कि आपने आयरन बोल्ट्स जो है वो रख दिए। ठीक है, तो अगर आप मैग्नेट के चारों तरफ आयरन बोल्ट्स रख देते हैं तो क्या होगा, सारे आयरन बोल्ट्स जो हैं वो एक तरफ, लेट से दिस इज सम आयरन पीसेस। ठीक है, तो ये आयरन पीसेस जो हैं ये सारे एकदम से अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो मीन्स ये इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, ये ऑल डायरेक्शंस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एंड दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, एंड दैट इज वाई वी कॉल के जी ये बेसिकली
नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है एंड ड्यू टू देयर नॉन डायरेक्शनल नेचर इनमें आइसोमेरिज्म जो है वो नहीं होता, दे डू नॉट एक्सिबिट आइसोमेरिज्म। क्योंकि आइसोमेरिज्म क्या है, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कब हो सकते हैं, जब अरेंजमेंट चेंज हो, जब आप कह लें कि पहले एक तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो फिर दूसरी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाए किसी दूसरे एटम को, तो देन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। ये क्योंकि हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप इनके स्ट्रक्चर्स को चेंज नहीं कर सकते। जो NaCl का स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस। ठीक है, एज इट डज नॉट एक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, इट डज नॉट एक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर होगी ये बात, व्हाट डू वी मीन बाय नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स? ये चीज क्लियर है बेटा? नहीं जी, बाकी भी किसी को क्लियर नहीं है? हाँ भाई शायान, क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? सर नॉन डायरेक्शनल मतलब एक बार थोड़ा सा रिपीट करने, बात समझ में नहीं आई कि तमाम डायरेक्शन से जब अट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो उसमें क्या मसला हो रहा है वो मुझे थोड़ा समझा। देखें, हमारे पास दो किस्म के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मैं डायरेक्ट दोनों को चलिए डिस्कस कर लेता हूँ एक साथ, तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाए। अब जैसे ये HCl है, HCl के केस में क्या होता है कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये आपको मालूम है। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी, तो अब हम ये कहते हैं कि जी बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अट्रैक्शन जो है वो किसकी तरफ से है, फ्रॉम यानी क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो आप अट्रैक्शन की डायरेक्शन देंगे, आप कहेंगे जी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अट्रैक्शन, कि क्लोरीन इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो यानी जो आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो दैट्स वाई वी से कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड, ये डायरेक्शनल बॉन्ड है कि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्शन हमें नजर आ रही है, इट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। देन फिर जब हम NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl में हम देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। NaCl में सोडियम आयन क्लोराइड आयंस को हर तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, हर तरफ से क्लोराइड आयंस जो है वो इसकी तरफ खींचे आ रहे हैं। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। यानी आप कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इसमें आप ये कहलाते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड के, इसमें अट्रैक्शंस की एक डायरेक्शन है कि फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव टुवर्ड्स पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर तरफ से जो है वो नेगेटिव आयंस अटैच्ड है इसके साथ, तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल। जी, अब कुछ बात समझ में आई है बेटा? सर ठीक है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इससे आइसोमेरिज्म का क्या ताल्लुक? आइसोमेरिज्म का यही ताल्लुक है ना कि अब आप देखो, जब आप बात करते हो आइसोमर्स की, जैसे लेट से कि ये हमारे पास, सपोज मैं एक आइसोमर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये याद होगा आपको। हाँ जी, क्या नाम है इसका? सर ये डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोईथीन। ठीक है, ये डाइक्लोरोईथीन है। अब इसका जो आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा, डाइक्लोरोईथीन का। सर ये EZ फॉर्मेशन है ना शायद? EZ फॉर्मेशन तो बहुत मुश्किल नाम पे चले गए आप, हमने तो EZ फॉर्मेशन शायद एक दो क्लासों में ही डिस्कस की होगी, बट इन एक्चुअल ये क्या है, दीज आर सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, ये सिस ट्रांस आइसोमर्स है, याद है सबको ये सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो ये सिस ट्रांस है जिसमें ये कौन, यानी ये क्या कहलाएगा, दिस इज सिस डाइक्लोरोईथीन। ये हम ऑर्गेनिक में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जस्ट मैं ये एग्जाम्पल को क्लियर करना चाह रहा था। तो दिस इज सिस एंड ये कहलाएगा ट्रांस, जिसमें दोनों ऑपोजिट है। अब देखें, अब ये डायरेक्शन, यानी हम बेसिकली बिकॉज इट वाज अ डायरेक्शनल कंपाउंड, दैट्स वाई इसमें आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, इस वक्त यहाँ पे अट्रैक्शंस की डायरेक्शन क्या है, यानी जो आप कह लें कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, या आप कह लें कि जो डायपोलर डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट भी अभी हमने आगे कोवेलेंट कंपाउंड पढ़नी है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्शनल चेंज हो गई, ये इस तरफ डाउनवर्ड जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहे हैं, यानी क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन। मैं सिर्फ क्लोरीन के रिस्पेक्टिवली बात कर रहा हूँ, बाकी पूरे मॉलिक्यूल को भी देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बात समझाने के लिए कि देखें दोनों में डायरेक्शन चेंज हो गई अट्रैक्शन की। शायान समझ में आ रही बात? ऊपर वाले मॉलिक्यूल में दोनों क्लोरीन अपवर्ड थे, तो दोनों अपवर्ड अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, एक ही साइड पे थी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जी ये पोलर होगा, ये मॉलिक्यूल ओवरऑल पोलर होगा। अब ये बहुत डिटेल में बात जाती जा रही है, ये क्योंकि मुझे आगे डिस्कस करना है, तो इसलिए जस्ट मैं आपकी एग्जांपल को, आपकी जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ
कि अब इसमें देख लें दोनों क्लोरीन अपवर्ड हैं, दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपवर्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट चली गई है, क्योंकि एक क्लोरीन अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, दोनों अगेंस्ट चले गए हैं, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन को चेंज करने से आइसोमेरिज्म जो है वो क्रिएट हुआ है। जी, अब बात समझ में आई है? ठीक है ना। तो दी डायरेक्शनल दी आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है। जी बेटा, सबको बात क्लियर हो गई है? ये आयनिक कंपाउंड में आपको इस किस्म का आइसोमेरिज्म जो है नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें हर तरफ से डायरेक्शन एक जैसी ही होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होती। सोडियम इज अट्रैक्टिंग क्लोराइड आइंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ऐसा नहीं है कि अब जो टॉप से क्लोरीन आ रहा है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और जो बॉटम से क्लोरीन आ रहा है उसको कम अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गई बात कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। ओके जी, तो ये तो हमने बात कर ली कि आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लास्ट जो इसमें प्रॉपर्टी थी दैट वाज के देयर रिएक्शंस आर फास्ट, और आई थिंक इसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें मालूम है क्योंकि ये आयंस के दरमियान मतलब इसमें आयंस इन्वॉल्व है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस और आयंस एक मतलब आयंस के जब जो भी रिएक्शन होंगे, आयनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होंगे, लेट से मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ। चलो एक रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा अभी बता सकते हैं? व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड? प्रोडक्ट क्या बनेगी? Silver nitrate reacting with sodium chloride, what would be the product? Sodium nitrate and silver chloride, AgCl। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। और चलें एक थोड़ा सा क्वेश्चन जरा और कर लेता हूँ इसमें। व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ रिएक्शन? इस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? ये जो रिएक्शन हमने लिखा है, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स होती हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी, एक आंसर आया है डिस्प्लेसमेंट। अभी इस पर कमेंट नहीं करता ये सही है या गलत है, बाकी भी ज़रा आंसर करें इसमें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी बेटा, और कोई आंसर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी, बेसिकली ठीक है, बात काफ़ी हद तक ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप वैसे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास ऑप्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट है तो देन यू वुड कॉल इट डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिल्वर आयन विल कंबाइन विद क्लोराइड आयन, सोडियम विल कंबाइन विद सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता कि क्योंकि ये प्लस माइनस, तो क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन नॉर्मली मतलब आप कह लें कि व्हेन वी ऐड सोडियम क्लोराइड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन अकर्स विद इन अ सेकेंड। ठीक है, मतलब यू डोंट नीड एनी एनर्जी, आपको इस रिएक्शन के लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ हीट देने की ज़रूरत नहीं है। दिस रिएक्शन हैपन्स ऑन इट्स ओन। सेम गोज विद दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इस किस्म के जो रिएक्शन जहाँ पे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, दीज रिएक्शंस आर फास्ट। तो ये ध्यान में रखें, आगे हमने काइनेटिक्स पढ़ना है चैप्टर, बट फास्ट रिएक्शंस की अगर आपसे एग्जांपल पूछी जाए कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन, तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। Reactions of ionic compounds are fast reactions. They require very small amount of activation energy. ठीक है, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन एनर्जी की, वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है। तो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, दैट्स वाई दे कैन रिएक्ट वेरी इजीली। ठीक है, इनके रिएक्शंस जो हैं ये बड़े आसान होते हैं। ठीक है जी, तो चलें ये हमने बात कर ली आयनिक कंपाउंड्स की। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई होगी आयनिक बॉन्डिंग की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग को ऐसा हम इतना डिटेल से नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट थ्योरीज के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा इसको बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, और फिर हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे इसमें मूव करेंगे।
तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब आप सबको ही मालूम है कि जी कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, कितने टाइप की है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किन के दरमियान में होती है, बिटवीन एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम 0 to 1.7, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जो आपकी जैसे आयनिक बॉन्डिंग में हमने कहा था कि अगर मतलब दो ऐसे एटम्स कंबाइन हो रहे हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। नाउ इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ द डिफरेंस of electronegativity is equal to or less than 1.7, then covalent bonds form, ठीक है जी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है या 1.7 से कम है तो जो आपके पास टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। फिर इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको आइडिया है कि क्या होते हैं, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा बात करें कि डिस्टेंस की, बॉन्ड लेंथ की, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, यानी हमें मालूम है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की या बॉन्ड डिस्टेंस की, तो लेट्स से अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ है, ये थोड़ा सा आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये बुक में आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, ये सिंगल बॉन्ड की लेंथ है, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, इससे जो आपकी बॉन्ड लेंथ है ये कम हो जाएगी, कार्बन एटम्स और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है ये 1.54 से कम होके इट रीचेस टू 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मतलब कम हुई है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि आपको ये मालूम है कि द नेचर ऑफ बोथ दीज बॉन्ड्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो आई होप ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग का। जी बेटा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सबको क्लियर है ना? ये इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, वैसे तो हम डिस्कस करेंगे वीबीटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज में डिस्कस करूंगा, बट सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग को जो है वो हम एज सच अगर तो आप समझते हैं कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं डिस्कस कर लूँगा, अदरवाइज जो है मैं उसको जस्ट मतलब डायरेक्ट हम वीबीटी और एमओटी के ऊपर जंप करेंगे। जी, एक ही सिर्फ शायान को क्लियर है? जी बेटा, बाकी सबको सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग? अच्छा जी, चलें। ठीक है जी। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज सिग्मा, और अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो क्योंकि बॉन्ड दोनों एटम्स की, जो दोनों बॉन्ड्स की जो नेचर है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से ये लेंथ जो है कुछ ज़्यादा कम नहीं होती, ठीक है। इट रीचेस टू 1.34 एंगस्ट्रॉम। देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब भी आप डबल बॉन्ड में जाएंगे तो तकरीबन जो आप कहें कि डिफरेंस आता है अराउंड 0.20 का डिफरेंस आता है, ठीक है। ये खाली कार्बन कार्बन में नहीं, बाकी आइटम्स में भी इसी तरीके से तकरीबन, बिल्कुल हमेशा इतना नहीं आएगा, बट तकरीबन जब आप डबल बॉन्ड में शिफ्ट करते हैं तो जो डिक्रीज आती है बॉन्ड लेंथ में वो अराउंड 0.2 एंगस्ट्रॉम का आता है, ठीक है। और जब आप डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाते हैं, ठीक है, तो जनरली यहाँ पे तो खैर हमें इतना चेंज नज़र नहीं आ रहा, आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, यानी अगर मैं सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड में जाता हूँ तो फिर डिफरेंस कितने का आएगा, तकरीबन
0.34 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आता है तकरीबन, ठीक है। बाकी दूसरों में आपको शायद इससे कम मिले, इससे थोड़ा ज़्यादा मिले। कार्बन के अंदर एग्जैक्ट इतना ही है, बट बाकी दूसरे एटम्स के अंदर भी तकरीबन इतना ही होता है। जनरली हमने यही डिफरेंस देखा है कि अगर सिंगल से डबल बॉन्ड में जा रहे हैं तो तकरीबन 0.2 एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ कम हो जाएगी, और अगर सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड में जा रहे हैं तो तकरीबन 0.34 एंगस्ट्रॉम जो है ये लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली जितनी लेंथ कम होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेंथ, क्योंकि हमें ये मालूम है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस एटम्स, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 347 किलो जूल्स पर मोल। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 347 किलो जूल्स पर मोल। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 598 किलो जूल्स पर मोल बढ़ गई एनर्जी, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 820 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी बॉन्ड एनर्जी जो है ये उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। और ये साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ जो है वो किस हिसाब से होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स तो तकरीबन वही हैं जो हमने आयनिक में डिस्कस किए हैं, उसको ऑपोजिट करते जाएं, ठीक है। दे आर गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। गैसेस, लिक्विड और सबलाइम सॉलिड्स। नॉर्मली ये सबलाइम सॉलिड्स होते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सबलाइम और लो मेल्टिंग सॉलिड्स, कुछ को छोड़ के जनरली हम ये बात कर रहे हैं लो मेल्टिंग सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है जी। दे हैव low melting points and boiling points, low melting points and boiling points, ठीक है। next they are neither hard nor brittle, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जी, यहाँ पे अट्रैक्शन कौन सी है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जी बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज वैन डर वाल फोर्स। जी, सिर्फ वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करती है या इसके अलावा भी कोई फोर्स है? जी बेटा, डैनी, आदिल, सुकैना, प्रदीप। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF, हाँ जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वैन डर वाल फोर्स भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आ जाती है, डायपोल फोर्सेस भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आ जाती है। मतलब जनरली जब आप उसको देख रहे हैं तो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो आगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बट क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, लेकिन कोवेलेंट में क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो दैट्स व्हाई दे आर नाइदर हार्ड नॉर ब्रिटल ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। देन फिर वैन डर वाल फोर्स इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दे आर नाइदर हार्ड नॉर ब्रिटल, ठीक है, एंड दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड पानी में डिजॉल्व होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन सॉलिड और लिक्विड फेज, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। ये भी हमें मालूम है कि दे एग्जिबिट आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शनल नेचर, ठीक है जी, एज दे आर
डायरेक्शनल इन नेचर। अच्छा चले, हमने ये तो बात कर ली कि आयनिक बॉन्ड्स जो हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। अब मुझे बताएं मेटालिक बॉन्ड्स क्या होंगे। मेटालिक बॉन्ड्स डायरेक्शनल होंगे या नॉन डायरेक्शनल होंगे? अगर एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट टाइप ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, तो क्या आंसर होना चाहिए? जी, एक आंसर आया नॉन डायरेक्शनल। इसके अलावा और कोई आंसर? नॉन डायरेक्शनल। जी, बाकी सबका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में? मेटालिक बॉन्ड्स जो हैं ये डायरेक्शनल होंगे या नॉन डायरेक्शनल होंगे? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है जी। तो मेटालिक में भी क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान अट्रैक्शन है, सो दैट इज ऑल्सो नॉन डायरेक्शनल। तो आयनिक बॉन्ड्स एंड मेटालिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। ठीक है, कोवेलेंट में फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स भी जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली कोवेलेंट कंपाउंड्स की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग और डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। जी बेटा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग सबको क्लियर है? इसमें कोई कॉन्सेप्ट, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में? ठीक है जी, तो आई होप ये तो सबको क्लियर होगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग विच एग्जिस्ट बिटवीन नॉन मेटल्स, अगेन नॉन मेटल्स के दरमियान में ही होती है। वन साइडेड शेयरिंग होती है, एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में सिर्फ पार्ट लेगा। ठीक है, तो दैट इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल NH4+ में NH4+, ठीक है, इसमें अमोनिया NH3 नाइट्रोजन के पास जो, यानी इसमें एक कंडीशन क्या है कि जो आपका, यानी इसमें दो पार्ट हैं आपके पास NH3+ H+, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, तो ये आपके पास नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन इज एबल टू मेक द बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो यानी आपके पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसमें एक मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर मौजूद होना चाहिए, तो दिस वुड बी कॉल्ड डोनर। ठीक है, और दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, दिस मस्ट हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो होना चाहिए, जिसमें ये लोन पेयर जो है वो ट्रांसफर हो सके। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास, एक मिनट बेटा ज़रा होल्ड कीजिएगा। जी ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल डोनर ने अपने लोन पेयर डोनेट किया H+ को, और फिर उसके नतीजे में NH4+ बन जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल ये बात कर रहे थे कि दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। बाकी प्रॉपर्टीज़ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, जो प्रॉपर्टीज़ कोवेलेंट कंपाउंड्स की हैं वही सेम प्रॉपर्टीज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की होंगी, ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये तो कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए जी, ये हमने सारी जो मेन आप कह लें कि जो एक तरह से बेसिक्स थी बॉन्डिंग की, वो तो सारी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ थ्योरीज़ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। शेप्स को हमने ज़रा पढ़ना है, शेप्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला, मेरी कोशिश होगी कि मैं कल के लेक्चर में तकरीबन बॉन्डिंग जो है वो यानी कि ये 2 लेक्चर जो हमारे हैं इसमें इंशाल्लाह ताला हम बॉन्डिंग को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो कल थोड़ा सा आपका लेक्चर जो है वो ज़रा लेंथी होगा। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, 9 बजे क्लास है मेरी, तो कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, और क्लास जो है वो थोड़ी सी आपकी 9:30 तक जो है वो कल क्लास होगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ताला कल और परसों में लेक्चर में हम इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लें। जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? जी, सब क्लियर है? ठीक है जी, तो चलें इंशाल्लाह ताला कल जो है वो हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह ताला यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।